बात करना शुरू करते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज यूजुअली एन ओवल शेप स्ट्रक्चर और अ रोड शेप स्ट्रक्चर और a vesicle shape structure. It depends upon कि आपके पास वो माइटोकॉन्ड्रिया कौन से सेल में किस स्टेट पे पाया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जी एक तो इनके पास मौजूद होती है वो जिसको हम उसकी आउटर मेम्ब्रेन कंसिडर करते हैं, एंड दिस आउटर मेम्ब्रेन कंटेन पोरिन प्रोटीन। इनमें पोरिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और पोरिन प्रोटीन का काम ये होता है जो कि यहां पर चीजों को आसानी से पास आउट कर सके, या दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि यहां पर परमीएज एंजाइम मौजूद होते हैं, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन इज यूजुअली फ्रीली परमिएबल for the mitochondria to pass the different type of contents across it. दूसरे नंबर पर हम ये बात पढ़ते हैं कि अंदर की जानिब आपके पास अनफोल्डेड सरफेस पाई जाती है और इस अनफोल्डिंग का पर्पस ये होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम एक्टिविटीज को, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को फैसिलिटेट किया जा सके। तो इस वजह से हम ये बात पढ़ते हैं कि जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा फंक्शनल होती है। जब कभी आप मेरे बेटे इनर मेम्ब्रेन का जिक्र करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन इज कंसिडर्ड मोर फंक्शनल एज द इनर मेम्ब्रेन कंटेन मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 78% तक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। अच्छा, इन बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स देयर इज अ स्पेस दैट एग्जिस्ट हियर, तो इस स्पेस को हम लोग इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस कहते हैं। सो इट इज इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस, and this intermembraneous space most exclusively contain more amount of हाइड्रोजन आइंस, जिसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आइन क्यों हुआ करते हैं। अभी हम प्राइमरीली का स्ट्रक्चर देखते हैं। उसने कहा जी इसके अलावा आपके पास इसके अंदर मौजूद होता है मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। एंड दिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज इन्वॉल्व्ड इन that involves enzymes and coenzymes। और एज वी बिलीव कि जनाब माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास किसी दौर में एक बैक्टीरियल सेल हुआ करता था, इस वजह से इसके पास राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और मेरे बेटे जो राइबोसोम इनके पास पाए जाते हैं वो 70S के राइबोसोम्स होते हैं, that is further formed from 30S and 50S units। मजीद हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अगर आप मिलियन माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे तो मिलियन माइटोकॉन्ड्रिया 55S के होते हैं, लेकिन हम इस तरह की चीजों को इस लेवल के ऊपर डिस्कशन में नहीं लेकर आ रहे होते। क्योंकि ये किसी दौर में बैक्टीरिया था, इस वजह से इसके पास सर्कुलर डीएनए मौजूद है और इनके पास मोस्ट एक्सक्लूसिवली वो डीएनए पाया जाता है मेरे बेटे जिसके पास जीसी पेयर्स ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। मतलब अगर आपको इस डीएनए को कभी डीनेचर करना पड़ेगा तो आपको ज्यादा अमाउंट में हीट रिक्वायर होगी एज कंपेयर टू द नॉर्मल डीएनए। मजीद हम लोग ये कह रहे होते हैं कि बेटे यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है ये आपके पास कंटेन करेगा एक सेमी ऑटोनोमस रिएक्शंस। जैसे हम लोग ये कह रहे होते हैं कि इन सारी चीजों की बेस के ऊपर ये वो जोन होता है जहां पर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है,
ये वो जोन होता है जहां पर राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से ट्रांसलेशन होती है, डीएनए है तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन होती होगी प्लस ट्रांसलेशन होती है। इट मींस कि यहां पर प्रोटीन एनाबोलिज्म चलता है, प्रोटीन एनाबोलिज्म चलता है। इसी तरीके से हम लोग ये कहते हैं कि चूंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस और सेंट्रल डोग्मा को कंट्रोल कर सकते हैं, इसी बेस के ऊपर हम इनको सेमी ऑटोनोमस और गनेल कंसिडर करते हैं। हम लोग जब कभी बेटे ये बात पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास सेल का पावर हाउस है और ये कौन कौन से रिएक्शंस को प्रोसीड करता है, तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली इसकी इनर मेम्ब्रेन को बहुत प्रिसाइजली स्टडी करना पड़ता है। जब कभी हम इसकी इनर मेम्ब्रेन को देखते हैं तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक्सक्लूसिवली कुछ कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 की सूरत के अंदर मौजूद होते हैं और ये आपके पास बेटे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। हम ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास यहाँ पर साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए और A3 जैसे यूनिट्स मौजूद हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि यहाँ पर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं, यहाँ पर आपके पास कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं और मोर ओवर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पर आपके पास इनर मेम्ब्रेन के पास ऐसे यूनिट्स मौजूद हैं जिनको हम लोग F1 कॉम्प्लेक्सेस का नाम देते हैं। अगर हम लोग बेटे यहाँ पर ये बात पढ़ना शुरू करें कि वो रिएक्शन जो आपके पास साइटोप्लाज्म में होते हैं, यानी ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन जिसमें आप C6H12O6 को कन्वर्ट करते हो किसी पायरुवेट के मॉलिक्यूल के अंदर, तो बेटे ये पायरुवेट के मॉलिक्यूल यहां पर एंटर होते हैं और यहां पर पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। यहां पे पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है। अपॉन पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन आपके पास एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और बेटा ये एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल को हम क्रेब्स साइकिल से पास करते हैं, जिसके नतीजे में आपके पास रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स ऑफ NADH एंड FADH2 की फॉर्मेशन होती है। ये NADH FADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और जब कभी बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से पास आउट करके अल्टीमेटली फाइनली ऑक्सीजन के पास ड्रॉप करते हैं। जब कभी ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट करके ऑक्सीजन के पास जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिस एनर्जी को हम लोग हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हम ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास जो इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस होती है बेटे, उसमें ना हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये हाइड्रोजन आयन जब अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो ये अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव करते वक्त अपनी एनर्जी को डेसिपेट करते हैं और उस एनर्जी को हम लोग मेरे बेटे यूज कर रहे होते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल। तो ये जो आपके पास मेरे बेटे ATP के मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो रहे होते हैं, ये असल में हाइड्रोजन आयन की कीमियो ऑस्मोसिस की वजह से होते हैं। अगर मैं इसको यूं रिपीट करना शुरू करूं कि आपके पास कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन की जिम्मेदार ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन क्या रोल प्ले करती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास क्रेब्स साइकिल से निकलते हैं
उन इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल एक्सेप्टर है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व्ड इन